Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 25th of February 2021, Thursday. Inspiration of the day is stop calling it a dream, it's time to call it a plan. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Bad bank likely to follow Swiss challenge method. कई बार हमने अपने न्यूज़ डिस्कशन में बैड बैंक्स के बारे में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में डिस्कस किया है जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की डिमांड को उनकी रिकमेंडेशन को भी डिस्कस किया है कि कुछ का कहना है कि गवर्नमेंट ओन्ड बैड बैंक्स या असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होनी चाहिए। गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है बैड बैंक और असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के फॉर्म में, देन व्हाई इट इज़ अ नीड फॉर अ गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट एंड क्रिएट अनदर रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और अ बैड बैंक। तो इस तरह के डिस्कशन हमने कई बार किए हैं। इस फाइनेंशियल ईयर का जो बजट आया है उस प्रपोज्ड बजट में बैड बैंक या असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसीज के लिए भी प्रपोजल दिया गया है एंड दैट प्रपोज्ड बैड बैंक टू बी फ्लोटेड बाय बैंकिंग इंडस्ट्री। बैंकिंग इंडस्ट्री खुद अपने लिए एक बैड बैंक क्रिएट करेगी। अब बैड बैंक्स क्या होते हैं, ये कैसे ऑपरेट करते हैं, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये बेसिकली बैड बैंक्स क्यों एक्सपर्ट हैं डिमांड कर रहे हैं, बैंक्स जो हैं कमर्शियल बैंक्स है व्हाई दे आर डिमांडिंग फॉर बैड बैंक्स एंड व्हाई गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इनटू दिस एआरसीज, तो इसमें बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं। लेट्स डिस्कस ईच ऑफ देम सेपरेटली। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो कि ये बैड बैंक्स होते क्या हैं। बेसिकली बैड बैंक्स एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है जिनको एक नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम लोग बैड बैंक्स बोलते हैं। तो बैड बैंक्स आर बेसिकली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी दैट बाइज बैड लोन्स। बैड लोन्स मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो बैड बैंक्स जो होते हैं एएनसीज होती हैं, दे एक्चुअली बाय द बैड लोन्स फ्रॉम द commercial banks at a discount price and tries to recover the money from the defaulter by providing a systematic solution over a period of टाइम। और हम सभी जानते हैं कि अभी रीसेंट टाइम से अगर पिछले कुछ 2-3 सालों 5 सालों का हम टाइम पीरियड देखें तो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनका रेशियो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है और गवर्नमेंट ने कई बार रिकैपिटलाइजेशन के प्रोग्राम्स भी लाए हैं इन ऑर्डर टू रिकैपिटलाइज द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, बट उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रहा। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैम व्हाई दिस एनपीए इज़ इंक्रीजिंग, क्यों एनपीए या जो बैड लोन हो रहा है क्यों कंटिन्यूअसली पिछले कुछ सालों से बढ़ रहा है। तो देयर आर नंबर ऑफ रीजंस फॉर इट। सबसे पहला जो रीज़न है अगर मैं बताऊँ तो दैट इज़ द बैड लैंडिंग प्रैक्टिसेस। बैड लैंडिंग प्रैक्टिसेस मीन्स जब भी कभी भी जो बैंक्स हैं वो किसी को लोन ग्रांट कर रहे हैं, अगर किसी को इन्वेस्टर को या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लोन दे रहे हैं, इन दैट केस बैंक्स जनरली गो फॉर अ रीपेमेंट कैपेसिटी, क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ दैट इंडिविजुअल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। बट कई बार बहुत सारे रीजंस की वजह से बैंक रीपेमेंट कैपेसिटी को इवैल्यूएट नहीं करते, क्रेडिट वर्दिनेस को इवैल्यूएट नहीं करते लोन देने से पहले, एंड दैट मे लीड्स टू नॉन परफॉर्मिंग असेट्स और बैड लोन। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाई दे डू नॉट एक्चुअली गो फॉर रीपेमेंट कैपेसिटी इवैल्यूएशन, क्रेडिट वर्दिनेस। कभी कभी बहुत सारे इंटरनल प्रेशर भी होते हैं। अगर हम बहुत ही लेमैन टर्म में आपको समझाएं तो दैट इज़ अ पॉलिटिकल प्रेशर, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो बड़े बड़े लोन सेंक्शन होते हैं उसमें जो कमिटीज़ बनती हैं उसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, पॉलिटिकल डोमिनेशन होता है। तो अगर किसी बिजनेसमैन का किसी पॉलिटिशियन से लेना देना तो पॉलिटिशियन को बीच में करप्शन में इन्वॉल्व करके दे प्रेशराइज द पॉलिटिशियन और दे इन्फ्लुएंस द पॉलिटिशियन टू ग्रांट दैट पर्टिकुलर लोन इंस्टेड ऑफ बीइंग अनसिक्योर। और डेफिनेटली जो कमेटी होती है, जो बैंक्स की जो कमेटी फॉर्म होती है वो पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के लोन ग्रांट कर देती है एंड दैट में फर्दर लीड टू मोर क्रिएशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली जो लेंडर लोन ले रहा है, जो बोरोवर लोन ले रहा है, उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी नहीं है, बट उसने अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को यूज़ करते हुए कमेटी को डोमिनेट किया, पॉलिटिकल मास्टर्स ने कमेटी को डोमिनेट किया और कमेटी इन्फ्लुएंस में, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आकर के या कुछ ब्राइब लेकर के दे एक्चुअली ग्रांट द लोन। सो बैड लैंडिंग प्रैक्टिसेस आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर इंक्रीजिंग एनपीए। दूसरा रीजन अगर मैं कह सकती हूँ तो कॉम्पिटिशन, व्हेन बैंक्स compete
competition among themselves, they provide the unsecured loan. कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने कई बार आपको बताया कि लोन्स जो होते हैं दैट आर एक्चुअली असेट्स फॉर बैंक, और देयर आर ह्यूज कंपटीशन विद इन द बैंकिंग इंडस्ट्री. कमर्शियल बैंक जो प्राइवेटाइज्ड बैंक हैं उनमें भी, और जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनमें भी कंपटीशन है इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर बिजनेस. तो कई बार ऐसा होता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने एसेट के रेशियो को ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए जो बैंक्स होते हैं दे गो फॉर unsecured lending or unsecured loan. Apart from it, some external or environmental factors are also responsible. Crisis in banking industry, that is lower average rate of revenue and profits, some internal bank management like credit policy, bad management, all these are the other factors that may cause to increase into the बैड लोन्स. और पैंडेमिक के टाइम में तो हम सबको पता है जो आरबीआई की फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट आई थी, क्रिसिल ने जो फोरकास्टिंग की थी, उन सब के अकॉर्डिंग बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक देयर इज गोइंग टू बी द ह्यूज इंक्रीज इनटू द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ द बैंक, एंड दैट इज व्हाई द नीड टू क्रिएट द बैड बैंक्स और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हैज़ बीन जनरेटेड. डेफिनेटली एनपीए बढ़ रहा है, तो अब बैंक्स को एनपीए बढ़ रहा है मीन्स इसका क्या इम्पैक्ट होता है. बेसिकली अगर किसी बैंक का एनपीए बढ़ रहा है, लोन जो होते हैं बैंक के लिए असेट होते हैं, अगर बैंक का एक लार्ज अमाउंट का असेट स्ट्रक हो गया है बैड लोन के फॉर्म में, एनपीए के फॉर्म में, इसका मतलब बैंक की जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो गई. इमेजिन करते हैं अगर 100 रुपये हैं, इट्स अ हाइपोथेटिकल नंबर, डोंट टेक इट सीरियसली. अगर 100 रुपये किसी बैंक के पास है और वो 100 रुपये को लोन में देता है और रोटेट करता रहता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बैंक के जो 30 रुपये हैं वो एनपीए में कन्वर्ट हो गया. बैंक ने 30 रुपये किसी को लोन दिया और उस बंदे ने लोन वापस नहीं किया, ही और शी बिकम द डिफॉल्टर. तो बैंक की जो लेंडिंग कैपेसिटी बची वो कितनी बची, दैट इज ओनली 70 रुपी. जो 2-3 साल पहले बैंक 100 रुपये लेंडिंग कर रहा था, वो बैंक की 70 रुपीज़ लेंडिंग कैपेसिटी बची, क्योंकि 30 रुपये उसने प्रोविजनिंग कर दी या उसके चले गए एनपीए में. तो इसका मतलब है बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई. इसी तरह से अगर यही सिनेरियो हर बैंक, हर कमर्शियल बैंक में, पब्लिक और प्राइवेट बैंक में रिपीट हो रहा है, इट मीन्स देयर इज अ डिक्रीज इन टू द लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री. और लेंडिंग कैपेसिटी अगर बैंक की डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लोन, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट, एंड दैट मे हैम्पर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होगा, लोन लेने की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, देन वो लोन लेने जाएंगे तो उनको लोन नहीं मिलेगा या बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा. क्यों? क्योंकि बैंक्स की जो लेंडिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एनपीए. तो इसीलिए कंटिन्यूसली डिमांड बढ़ रही है कि बैड बैंक क्रिएट किया जाए, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्रिएट करे गवर्नमेंट. ऑल्दो देयर आर नंबर ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, बट गवर्नमेंट ओन्ड असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अभी नहीं है. तो कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, दे वर डिमांडिंग दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड क्रिएट असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि बेसिकली जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनसे उनका एनपीए खरीदेंगे एट अ डिस्काउंट प्राइस, और जितनी मैक्सिमम रिकवरी कर पाएंगे वो रिकवरी करेंगे. अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि जब बैंक्स का एनपीए है तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्यों रिकवर करेंगे, बैंक खुद क्यों नहीं रिकवर कर लेते? अगर रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज रिकवर कर सकती हैं तो बैंक्स भी रिकवर कर सकते हैं. डेफिनेटली बैंक्स कैन ऑल्सो रिकवर मैक्सिमम अमाउंट वट एवर दे कैन, बट बैंक्स आर नॉट एक्सपर्टाइज इन टू दिस रिकवरी प्रोसेस. बैंक्स का बेसिक जो बिजनेस है, जो उनका स्ट्रैटेजिक बिजनेस है, जो उनका कोर बिजनेस है, वो बैंकिंग है, लेंडिंग एंड बोरोइंग है. उनका बेसिक बिजनेस ये असेट रिकंस्ट्रक्शन या लोन रिकवरी नहीं है. तो अगर बैंक्स का एनपीए बढ़ रहा है तो दे कैन नॉट डाइवर्स देयर असेट्स फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग देयर लोन, फॉर रिकवरिंग देयर लोन, जिससे कि जो उनका एफर्ट्स हैं वो चैनलाइज हो जाएंगे. बैंक का काम है सिर्फ बैंकिंग करना, ना कि असेट को रिकंस्ट्रक्शन करना, ना कि लोन की रिकवरी करना या उसके लिए बंदे भेजना. ये सब बैंक का काम है. बैंक्स आर नॉट एक्सपर्टाइज इन टू दिस. पहला रीज़न तो ये. दूसरा रीज़न ये था कई बार ऐसा पाया गया कि जो बैंक के पर्सनल होते हैं दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व इनटू दिस करप्ट प्रैक्टिसेस. वो जो बोरोवर्स होते हैं उनके साथ मिल करके उनका अपना कमीशन होता है, उनका अपना कट होता है, एंड दे प्रपोज सर्टेन solution
टू द बैंक कि लोन रिकवर नहीं हो सकता या लोन का रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। कई सारी ऐसी करप्टिव प्रैक्टिसेस भी इन्वॉल्व हैं। इसीलिए एक थर्ड पार्टी एक्सपर्टाइज पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रिकमेंड किया जा रहा था, डिमांड किया जा रहा था बैड बैंक या असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के फॉर्म में। तो इस पर्टिकुलर जो फाइनेंशियल ईयर का बजट है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैड बैंक को प्रपोज किया है, दैट विल बी फ्लोटेड बाय बैंकिंग इंडस्ट्री इटसेल्फ। अब ये क्वेश्चन उठ रहा था कि बैड बैंक ऑपरेट कैसे करेगा। देयर आर नंबर ऑफ निटिग्रिटी, देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज इन्वॉल्व इनटू ऑपरेशन ऑफ और ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ दीज asset reconstruction companies that will be floated by Indian banking industry। तो आज की न्यूज़ में ये है कि जो प्रपोज्ड बैड बैंक का कंसेप्ट है उसमें जो स्विस चैलेंज मॉडल है फॉर प्राइस डिस्कवरी ऑफ असेट वो यूज़ किया जाएगा। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके समझते हैं ऐसे होता है क्या। बेसिकली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो एनपीए खरीदती हैं, बैड लोन खरीदती हैं बैंक से, कैसे खरीदती हैं, उनका फ़ायदा क्या होता है, उनका बिजनेस मॉडल क्या होता है। कहने को तो स्टूडेंट ये भी आप क्वेश्चन तो ये भी उठता है कि फिर बैड लोन्स खरीद के, एनपीए खरीद के एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज कैसे सर्वाइव करती हैं, क्या उनके पास इतना पैसा है कि वो सारा बैड लोन खरीद ले? नहीं। बेसिकली एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कैसे काम करते हैं, अगर मैं बहुत सिंप्लीफाई तरीके से आपको बताऊं तो इमेजिन करिए बैंक ने 30 रुपए का लोन, 100 रुपये उसके पास थे कैपिटल, उसने 30 रुपये का लोन, उसका एनपीए हो गया। तो नाउ ARC कम्स इनटू पिक्चर। ARC बोलेगी आपका 30 रुपए का जो लोन है, जो एनपीए हो गया है, आप मुझे ये 20 रुपये में दे दीजिए। I will give you 20 rupees for this 30 rupees NPA और 30 रुपी बैड लोन। स्टूडेंट क्वेश्चन ये भी उठता है कि बैंक 30 रुपए के एनपीए को 20 रुपए में क्यों बेचेंगे? बैंक्स बेच देते हैं, इससे नेगोशिएशन चलता है। बैंक बोलेगा नहीं 20 में नहीं, 21-25 में देंगे, तो ARCs बोलेंगे नहीं 25 नहीं 24 में करना। इस तरह से नेगोशिएशन करके प्राइस डिस्कवरी होती थी। बट बैंक्स क्यों 30 रुपए के एनपीए को 20 रुपए में या 25 रुपए में बेचेंगे? क्योंकि बैंक्स इस चीज़ को इमेजिन करते हैं कि ऐसे तो उनके पूरे पूरे 30 रुपए जा रहे हैं। अगर वो एनपीए कभी भी टर्न अप नहीं हुआ, वो डिफ़ॉल्ट हो गया, बैंक के पूरे पूरे 30 रुपए चले गए, तो बैंक ये सोचता है कि जितना मैक्सिमम हम रिकवर कर पाए। तो बैंक को लग रहा है कि 30 रुपए से अगर हम 30 रुपए के लोन को 20 रुपए में बेच देंगे तो एटलीस्ट हमारे पास 20 रुपए हैं, केवल हमें 10 रुपए का ही नुकसान होगा। तो बैंक ये एज्यूम करके अपने 30 रुपए का जो एनपीएज है उनको 20 रुपए या 25 रुपए में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बेच देगा। अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इस एनपीए का या इस बैड लोन का क्या करेगी? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक्सपर्टाइज है इन रिकवरिंग द लोन, दे हैव द होल सिस्टम ऑफ रिकवरिंग द लोन। तो फर्स्ट दे विल ट्राई टू रिकवर द लोन फ्रॉम द डिफॉल्टर, मैक्सिमम जितना रिकवर कर पाएंगे। लेटर ऑन अगर रिकवरी सफिशिएंट नहीं होती या बिल्कुल रिकवरी नहीं होती, देन ARCs or the bad bank will go for selling those NPAs again। जो असर जिनका स्क्रूटनाइजेशन हुआ, सिक्योरिटाइजेशन हुआ है, उस सिक्योरिटी को, उस कोलेटरल को ARCs सेल कर देंगे। डेफिनेटली जो जनरल केस में क्या होता है, अगर इंडियन बैंक में अगर कोई भी लोन लेने जाता है तो आपको सिक्योरिटी के फॉर्म में, कोलेटरल के फॉर्म में कुछ रखना पड़ता है, और उसी कोलेटरल के अगेंस्ट जो होता है वो बैंक आपको लोन देता है। अप्रॉक्सीमेटली अगर 100 रुपये का कोलेटरल है तो यू विल गेट द 70% अमाउंट एज अ लोन। तो बैंक से करते हैं जब अपने एनपीएस को सेल करते हैं तो वो कोलेटरल, वो सिक्योरिटी भी ARCs को ट्रांसफर हो जाता है अंडर सरफासाई एक्ट। आपने सुना होगा सरफासाई। सरफासाई का फुल फॉर्म सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, सरफासाई। बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। तो होता क्या है, वो असेट भी ARCs को ट्रांसफर होता है। तो पहले तो ARCs ट्राई करती हैं लोन रिकवरी के लिए, दे एक्चुअली रन देयर होल सिस्टम फॉर रिकवरिंग दैट लोन, या ARCs क्या करती हैं, उस असेट को, जो सिक्योरिटी, जो कोलेटरल होता है, उसको मार्केट में सेल कर देती हैं। तो यहाँ पर इस तरह से जो डिफरेंस होता है, मे बी अगर 30 रुपए का है तो ARCs विल ट्राई टू सेल इट ऑन 35, या अगर 30 रुपए के लोन को, 30 रुपए के असेट को, 30 रुपए की सिक्योरिटी को ARCs ने 25 रुपए में खरीदा है, ARC विल ट्राई टू सेल इट ऑन 29, 28। तो है तो वो 30 रुपए का, बट ARC को कितने पे मिला? 25 रुपए पे मिला। तो 25 रुपए से ऊपर जितने भी ज़्यादा रेट पे ARC उसको सेल कर पाएगी, प्राइस डिस्कवरी कर पाएगी, वो उसका प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती हैं वो प्रॉफिट अर्न करती हैं, उनका बिजनेस मॉडल रन करता है।
तो ये जितना सिंपल दिख रहा है स्टूडेंट्स, दिस प्रोसेस इज नॉट दैट मच सिंपल. प्राइस डिस्कवरी ऑफ असेट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इशू इन्वॉल्व, कि बैंक कितने किस प्राइस पे वो असेट या वो सिक्योरिटी या वो लोन एआरसीज को सेल करेंगे, फिर एआरसीज किस प्राइस पर या किस रेट पर उस लोन, उस एसेट या उस सिक्योरिटी, उस कोलेटरल को अदर बिडर्स को या जो अदर इन्वेस्टर्स हैं उनको सेल करेंगे. तो देर आर नंबर ऑफ निटिग्रिटी टेक्निकल इश्यूज इन्वॉल्व. तो अभी के लिए ये प्रपोज किया जा रहा है कि जो स्विस चैलेंज मॉडल है, स्विट्जरलैंड में जो एआरसीज को लेकर जो मॉडल फॉलो होता है फॉर प्राइस डिस्कवरी ऑफ असेट, दैट विल बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट और फॉर upcoming bad banks or ARCs. This means that even an asset is transferred to a new asset reconstruction company at a pre-agreed price, bids will be called from others later and the highest bidder will be the asset taker. So इस मॉडल से क्या होगा, इस मॉडल के अपने फ़ायदे हैं. ऑलरेडी टेस्टेड मॉडल है, स्विट्जरलैंड में टेस्ट हो रहा है. दूसरा, इस मॉडल की वजह से सरफासाई एक्ट को अमेंडमेंट, सरफासाई एक्ट का अमेंडमेंट नहीं करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अगर सरफासाई एक्ट का अमेंडमेंट करना पड़ता देन द क्रिएशन ऑफ बैड बैंक्स और द एआरसीज विल बिकम द कम्बरसम एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. की पहले आप सरफासाई एक्ट को अमेंड करिए, पार्लियामेंट में पास कराइए, देन बैंक्स कैन गो फॉर फॉर्मेशन ऑफ असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. तो अगर सरफासाई एक्ट को अमेंड नहीं करना है बाय अडॉप्टिंग द स्विस चैलेंज मॉडल, दिस विल बी गुड एंड दिस विल एक्चुअली फास्टन द क्रिएशन ऑफ बैड बैंक और द असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. कुछ की पॉइंट्स ये भी हैं कि जो ऐसे बैड लोन्स या ऐसे एनपीए जिनकी वर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है या उतनी है, दे कैन go for asset reconstruction company and bad loan provided that 100% provisioning has been done by the banks. ठीक है, कोई अगर 500 करोड़ से ऊपर का लोन है जिस पर 100% प्रोविजनिंग करी है बैंक्स ने, 100% सिक्योरिटाइज्ड लोन है, केवल वही लोन बैड बैंक्स या प्रपोज जो बैड बैंक आ रहा है उसमें और एआरसीज में ट्रांसफ़र हो सकेगा. द ट्रांसफ़र कैन हैपन ओनली व्हेन 75% ऑफ द बैंक्स होल्डिंग द अकाउंट्स एग्रीड ऑन इट. इट मीन्स बहुत सिंपल फॉर्म में बोलें, अगर 75% क्रेडिटर्स या लेंडर्स एग्री करते हैं देन ओनली कोई बैंक किसी पर्टिकुलर एनपीए को, बैड लोन को एआरसी को ट्रांसफ़र कर देगा. इट मीन्स किसी एसेट को, किसी लोन को, मैं बार बार असेट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बैंक्स के लिए जो लोन है वो उसके असेट हैं. तो किसी लोन को अगर एआरसी में सेल करना है, बैड बैंक में सेल करना है, तो उसके 75% जो क्रेडिटर्स हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी. जब वो एग्री करेंगे देन ओनली अ पर्टिकुलर लोन कैन बी सेल टू एआरसी. अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है 75% कहाँ से आ गया. एक कोई बैंक लोन दे रहा है तो वो अकेला लोन देता नहीं, ऐसा नहीं होता. अगर आप देखें तो ये जो 500 करोड़ का अमाउंट है, ये लोन जो आप देख रहे हैं 500 या 500 करोड़ से ऊपर के जो लोन हैं, केवल वो ही असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को सेल किए जा सकते हैं. इससे कम या छोटे छोटे लोन, ऐसा नहीं कि 10 लाख का 20 लाख का लोन है वो जा रही है एआरसी उसको सेल कर रही है बैंक्स, इट इज़ नॉट एक्चुअली डन. अब तो ये 75% का क्लॉज कहाँ से आ गया. जब कभी भी 500 करोड़ या इतना बड़ा अमाउंट 1000 करोड़ का आप सुनते होंगे कि 1000 करोड़ का लोन दिया गया, 200 करोड़ का लोन, 500 करोड़ का लोन दिया गया, 2000 करोड़ का लोन दिया गया, तो क्या किसी एक बैंक के पास इतना कैपिटल अवेलेबल होता है या इतनी लेंडिंग कैपेसिटी एक सिंगल बैंक के पास होती है कि वो अकेले ही 500 करोड़ या 1000 करोड़ का लोन किसी बिजनेसमैन को या किसी प्रोजेक्ट को दे दे? नहीं. डेफिनेटली इस केस में क्या होता है, इस केस में कई सारे बैंक जो होते हैं उनका कोलेजियम बनता है. कई सारे जो बिग लेंडर्स होते हैं बैंक्स, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दे फॉर्म द कोलेजियम. वो कलेक्टिवली मिल करके पूल क्रिएट करते हैं एंड देन दे गिव दैट लोन टू पर्टिकुलर इंडिविजुअल और इन्वेस्टर्स. तो कई सारे बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं. बड़े अमाउंट के लोन देने में सिंगल बैंक लोन की लेंडिंग कैपेसिटी नहीं होती, वो नहीं दे सकता. तो इसीलिए अगर कोई बड़ा अमाउंट का लोन एआरसीज को सेल होना होगा तो जितने जो बैंक्स इन्वॉल्व हैं लोन देने में, जिन्होंने पूल क्रिएट करने में जिन्होंने साथ दिया था, जिन्होंने लोन के अमाउंट पे अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, उनमें से अप्रॉक्सीमेटली 75% लेंडर्स को एग्री होना होगा, तभी कोई पर्टिकुलर लोन एआरसीज को ट्रांसफ़र हो सकता है. So now Indian Banking Association is closely working with Finance Ministry, Reserve Bank of India for formation of these bad
banks and the bad loan eligible for transfer are being identified and banks are actually busy in making the 100% provisioning for them. तो अभी जो स्टार्टिंग कैपिटल होगा बैड बैंक का दैट विल बी रुपीज 1.5 ट्रिलियन. सो दीज आर ऑल द की पॉइंट्स, यू कैन गो थ्रू इट. आई थिंक आई हैव डिस्कस नंबर ऑफ पॉइंट्स हियर. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 5. वोंट पुल आउट लिक्विडिटी, आरबीआई ट्राइज टू काम बॉन्ड मार्केट नर्व्स. तो कल एक इंटरव्यू में आरबीआई के जो गवर्नर हैं उन्होंने दोबारा से अर्ज किया है कॉर्पोरेशन से फ्रॉम द बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेंट that they should cooperate and they should actually watch the orderly evolution of the yield curve, and all the investors and the bond market participants should not be worried about the liquidity support. RBI will continue to provide the liquidity to the market and for that overnight liquidity window is there. तो बॉन्ड मार्केट्स में जो इस समय हलचल मची हुई है, जो बॉन्ड यील्ड जो बढ़ रही है कंटिन्यूसली 6 को क्रॉस कर गई है, स्पेशली फॉर 10 years गवर्नमेंट सिक्योरिटी गवर्नमेंट बॉन्ड, उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन है बॉन्ड मार्केट में. कल हमने डिस्कस भी किया था कि कैसे प्राइस और लिक्विडिटी और यील्ड इंटरेस्ट रेट कैसे वेरी करता है. And RBI always want to keep the interest rate on check and at least below 6%. And because बैंक की yield बढ़ रही है, इसका मतलब प्राइस जो है वो फॉल कर रहा है. प्राइस फॉल कर रहा है इसका मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है. सिंपल सी बात. एंड आरबीआई डू नॉट वांट टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट एट दिस रिकवरी टाइम. इकोनॉमी रिकवर हो रही है तो इंटरेस्ट रेट को कम करके रखना जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लें और लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी बनी रहे. इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा ना हो कि वो अफोर्डेबल ना हो और इकोनॉमी में रिकवरी में प्रॉब्लम करे. सो फॉर दैट our RBI governor has assured the market participants that there will be enough liquidity. The normalization of the liquidity stance by introducing the variable rate reverse repo is a part of normalization process everywhere and no way signal the intent of RBI to drain the liquidity from the system. तो system को assure किया है, participants को assure किया है कि there will be the liquidity. हालांकि गवर्नर ने इस बात पे कोई भी ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया कि जो 10 साल का जो बॉन्ड यील्ड है वो 6 से ऊपर जा रहा है तो उसको कितने तक रखना है. तो ऐसा बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ. On blockchain technology, on cryptocurrency also the RBI governors has not been opened up much, although central banks welcome the blockchain technology. But there are certain problems in cryptocurrencies as per the RBI governor and that need to be resolved and lot of loose ends need to be tied up before government or RBI can take any decision on cryptocurrency. तो एक क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च को लेकर, डिजिटल करेंसी को लॉन्च को लेकर भी अभी कोई बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट नहीं किया है. बेसिकली आरबीआई का जो फोकस है दैट इज़ एक्चुअली ऑन ensuring the liquidity and keep the interest rate control. On AQR, that is asset quality review, on AQR issue, RBI governor said there should be no change in AQR methodology. The current methodology is better and the RBI will go through that methodology. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3. PM plans to monetize 100 public sector assets drawing rupees 2.5 trillion. तो कल एक वेबिनार में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा क्लियरिटी से के साथ ये क्या किया दैट गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू मोनेटाइज 100 पब्लिक सेक्टर बैंक जिससे कि अप्रॉक्सीमेटली 2.5 ट्रिलियन रिवेन्यू जनरेट होगा. गवर्नमेंट का बहुत क्लियर फोकस है कि दैट स्ट्रॉन्ग केस फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स दैट आर एक्चुअली बर्डनिंग द टैक्स पेयर एंड स्ट्रेस द गवर्नमेंट. पीएम का ये टेक है उसमें, इट्स नॉट पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि बहुत सारा जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज ऐसी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं, एसेट्स ऐसे हैं जो एक्चुअली सिर्फ गवर्नमेंट पर बर्डन क्रिएट कर रहे हैं. जो हमारे पब्लिक एक्सचेकर्स हैं उन पर बर्डन क्रिएट कर रहे हैं. दे आर नॉट एक्चुअली क्रिएटिंग एनी वैल्यू, नॉट जनरेटिंग एनी प्रॉफिट. तो ऐसे जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, पब्लिक सेक्टर असेट्स हैं, उनको मोनेटाइज कर दिया जाएगा. तो अप्रॉक्सीमेटली 100 पब्लिक सेक्टर असेट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं इन ऑर्डर टू ड्रॉ द 2.5 trillion revenue, and government has made it clear that this is not actually annual program, it is a medium long term program. तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ये टारगेट सिर्फ इस पर्टिकुलर फिजिकल ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर के रखा गया. आगे आने वाले 3 साल 5 साल तक मोनेटाइजेशन का ये प्रोग्राम, प्राइवेटाइजेशन का ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा.
And for that, government has set a target to monetize approximately minimum 100 PSUs from different sectors. कौन से ऐसे sectors हैं? Definitely oil, gas, airport, ports, power and other area. However, government will focus on strategic area. तो जितने पीएम का कहना है कि जितने भी एरिया हैं जहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है, वो सारे एरिया से पीएसयूज को या पब्लिक सेक्टर असेट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा. सारे एरिया में प्राइवेटाइजेशन की जो ड्राइव है वो चलाई जाएगी, एक्सेप्ट स्ट्रैटेजिक एरिया. सिक्योरिटी के लिए जो एरिया स्ट्रैटेजिक हैं केवल उनको छोड़ के. सो पीएम हैड अंडरस्कोर्ड द नीड फॉर अडॉप्टिंग द बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस फॉर डिटरमाइनिंग द प्राइस डिस्कवरी ऑफ दीज असेट्स एंड मैपिंग द स्टेक होल्डर. तो गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर कि दे वांट टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ टैक्स पेयर, दे वांट टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑन government, they want to ensure the transparency and the competition while monetizing these public sector asset. तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2 3 5 जो हम प्राइवेटाइजेशन की ड्राइव देख रहे हैं बैंकिंग में या कुछ ऑयल एंड गैस में केवल यही रहेगी. इट्स अ मीडियम टर्म स्ट्रैटेजिक अप्रोच एंड इट विल कंटिन्यू फॉर अपकमिंग 2 to 5 years. And as per our Prime Minister, this approach will help in drawing a roadmap for investment. क्योंकि there are number of foreign investors that are actually eagerly waiting to open their first office in India. That is why current government want to facilitate the inflow of FDI, wants to facilitate the transparency, promote the competition, efficiency. क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर देयर इंडिया कैन नॉट बी कॉम्पिटिटिव इनफ इनटू द ग्लोबल एरेना. क्योंकि पिछले कुछ सालों से हमने पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन देख लिया. हालांकि इस पे 2 पॉइंट हो सकते हैं, अलग अलग साइड्स होते हैं कॉइन के. Here I am just discussing the point of view of government. He suggested he can take the help of Gift City in Ahmedabad. तो जो अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी है उसकी हेल्प से भी कई सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया जाएगा और प्राइवेटाइजेशन की जो प्रोसेस है उसमें हेल्प करी जाएगी. हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट का ये कहना है कि गवर्नमेंट का जो गिफ्ट सिटी अहमदाबाद में है, जो गवर्नमेंट का बहुत ही बोलते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा इन टर्म्स ऑफ अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टमेंट. But government is now very clear on privatization, and as per the PM, taxpayers' money is used for keeping even loss-making public sector undertakings running, whereas it should have been utilized for social welfare scheme for the poor and for meeting the aspiration of the youth. And that is why government is putting off all the money from the loss-making public sector assets, and that can be utilized for further development प्रोसेस. ऐसा हमारे प्राइम मिनिस्टर का कहना है. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप. प्राइवेट बैंक्स कैन नाउ गेट government business. So embargo lifted, move to spur the competition. So center has lifted the restriction for the grant of government business to private banks as per our finance minister निर्मला सीतारमन. तो निर्मला सीतारमन ने फाइनली इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में कंपटीशन को बूस्ट करने के लिए जो रिजर्वेशन था, रिजर्वेशन कैसा है कि जितने भी गवर्नमेंट जो काम होते थे, जो गवर्नमेंट के लेंडिंग या जो गवर्नमेंट जो स्कीम्स उनका इम्प्लीमेंटेशन होता था, वो सारा काम जनरली अगर आप देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही करते थे. जो हमारे नेशनलाइज बैंक्स थे वो ही करते थे. प्राइवेट बैंक्स को उसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था या प्राइवेट बैंक्स को उसमें एम्बार्गो लगा था. दे कैन नॉट एक्चुअली allowed to conduct the government related banking transaction such as tax and pension payments, scheme implementation. But now this embargo has been lifted on the grant of government business to private banks. Now all banks can participate into the government related banking transaction, and as per the finance ministry, this will boost up the competition and promote the greater efficiency in the standard of customer services. That is why this embargo has been lifted. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. NSE halts trading due to tech glitch. The National Stock Exchange on Wednesday suspended the trading into its cash and derivative segments for over 3 hours. That is all because of the technical glitch. अभी तक का सबसे worst बोल सकते हैं outage रहा है in the history of NSE. The exchange cited issue with its telecom service provider that prevent the stocks and indices quotations from getting updated. So it's not a big deal. Sometime because of the technical glitch it happens, but
there is a huge loss to the investors and the participants. And for that, finance ministry and SEBI is asking for a report from NSE. ऐसा तो नहीं कि intentionally किया गया हो, क्योंकि there are number of unethical practices used in stock exchange. As an investor, we all know about it. However, NSE is actually quoting the technical glitch as a reason behind this. अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल. Piramal sets up AMCs with asset worth rupees 11,000 crore. So Piramal Group or Piramal Enterprises is now going to set up an alternative fund management business. और हम इस बहुत सिंपल फॉर्म में बोलेंगे, Piramal is not actually going to enter into AMC or AMC business. AMC stands for Alternative Fund Management Business with partnership with global funds like CDPQ, CPPIB, AGP and other global investors. So ये जो CDPQ, CPPIB, AGP, all these are the names of the global investors. बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. And this new company Piramal Alternatives will have the asset worth rupees 11,000 crores. और इसके लिए कई सारे कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर किया गया है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया. ग्लोबल प्लेयर्स हैं, कुछ कनाडा की कंपनी है, कुछ अदर डेवलपिंग नेशंस की कंपनी. सो नाउ Piramal is all going to enter into AMC business. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. Allow firms to invest into EL rated infra projects government to regulators. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल रेगुलेटर्स से बोला है कि जो नॉर्म्स हैं, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड नॉर्म्स जो कंपनीज के लिए हैं, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर के जो एक्सपेक्टेड लॉस जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ईएल प्रोजेक्ट्स, ईएल स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड लॉस. तो ऐसे प्रोजेक्ट जिनको एक लॉस की कैटेगरी, एक्सपेक्टेड लॉस की कैटेगरी में डाला गया है, अगर कंपनीज इन्वेस्ट करना चाहती हैं उन ईएल प्रोजेक्ट्स में, तो उससे रिलेटेड जो भी नॉर्म्स हैं उनको रिलैक्स करना चाहिए फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को. EL is a new rating scale which will factor in the probability of the default and recovery prospects. तो बेसिकली एक नई स्केलिंग टेक्निक चलाई गई, जिससे कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है कि वो कितने एक्सपेक्टेड है कि वो सक्सेसफुल होंगे, डिफॉल्ट होंगे. तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं उनको कुछ नॉर्म्स, इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स रिलैक्स कर देने चाहिए फॉर EL रेटेड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट मिलेगा. और एटलीस्ट जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो EL रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो लेट देम टेक द रिस्क. सो एटलीस्ट कुछ इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट होगा, इनकम जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. बट इसका एक अदर पॉइंट ये भी है कि अगर पहले से ही ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि EL रेटेड है, जिनको EL की कैटेगरी में डाल दिया गया है, उनमें इतने अमाउंट का मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो देयर मे बी द चांसेस दैट पर्टिकुलर लोन अगेन टर्न अप इनटू NPAs. तो ऐसा बहुत ज़्यादा इशूज या कंसर्न भी रेज किए हैं एक्सपर्ट्स ने. हालांकि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली, फाइनेंस मिनिस्टर ने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इंक्लूडिंग RBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, bankers, financial institutions including State Bank of India, Life Corporation of India, इन सब टॉप एजेंसीज से मीटिंग करी और डिस्कस किया कि जो ये EL प्रोजेक्ट्स हैं इनकी क्या वायबिलिटी है, क्या ये सक्सेसफुल हो सकते हैं. और इसी मीटिंग में फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑल्सो आस्क्ड द टॉप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज टू इनेबल दिस फ्रेमवर्क फॉर ऑल द बिग ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन EL मेथड और EL मैथडोलॉजी. तो बेसिकली अगर हम EL की थोड़ा सा बात करें तो इट इज़ नॉट अ न्यू कंसेप्ट, इट वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द यूनियन बजट 2016. और इसी EI रेटिंग को जितने भी रेगुलेटर्स हैं, दे यूज्ड EI रेटिंग इन ऑर्डर टू क्लासीफाई द इन्वेस्टमेंट और टू लैंड. तो बेसिकली जैसे कि अगर बात करें, जनवरी में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने EL रेटिंग को अप्रूव किया था. और उसी रेटिंग अप्रूवल के बाद जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने इंश्योरर्स को बोला था कि जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो एक कैटेगरी इंफ्रा कंपनीज पे किया जाए, या ऐसी इंफ्रा कंपनीज में किया जाए जिनका जो रेटिंग है EL की कैटेगरी में वो एक कैटेगरी से नीचे ना हो. बट डेफिनेटली अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट EL क्लासिफाइड है तो नो इन्वेस्टर वांट्स टू इन्वेस्ट एंड देयर आर नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस on that investment. But recently government is asking all the financial regulator to ease out the investment norms so that investors can actually invest into EL projects as well, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें इन्वेस्टमेंट
ब्रिंग करना है। ऐसा नहीं कि अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ईएल क्लासीफाई हो गया बट वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो उसको उसमें फिर इन्वेस्टमेंट चाहिए, चाहे वो कितना भी उसमें इस चीज़ की एक चांसेस ज़्यादा हों कि वो एक्सपेक्टेड लॉस की कैटेगरी में जाएगा या उसके जो इन्वेस्टर्स हैं दे विल गेट डिफॉल्टेड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एसी मेकर्स कमिट टू एक्सपोर्ट टारगेट ऑफ 50%। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको हम धीरे से बोलते हैं रामा। तो रामा एक रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग मैन्युफैक्चर का। उसने इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कमिट किया है दैट दे विल एक्सपोर्ट एटलीस्ट 50% ऑफ इट्स सेल ओवर ₹1 trillion in the upcoming next 5 years. And apart from it, they are also committing that they will increase their domestic value addition in room ACs to 75% from the current 25%. इंडिया की भी डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा है बाहर की जो हमारे एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर। तो अब जो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने प्रॉमिस किया है दैट दे विल एक्चुअली बूस्ट द एक्सपोर्ट टारगेट, दे विल एक्चुअली boost the domestic consumption, domestic value addition, provided that they will also get the incentives and concession under production linked incentive scheme, that is PLI scheme. Number of time we have discussed about this scheme. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. And link for the same has been given in the description box, comment section, and about section of the channel. And if you have any query and suggestion, please write in comment section below. Like, share, and subscribe. Thank you.